एक तरफ आप हर महीने एसआईपी करते जा रहे हो और दूसरी तरफ आपका पैसा कम होता जा रहा है। और ऐसे ही टाइम में आपका दोस्त आपको बताता है कि भाई उसका तो मार्केट में पैसा बन रहा है, उसका पोर्टफोलियो तो ग्रीन है। अब आप सोचते हो कि भाई इसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया। तो भाई अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं कि एसआईपी में रिटर्न कब से मिलना शुरू होगा और क्या ऐसी फ्लैट मार्केट में भी जहां मार्केट ग्रो नहीं कर रही है पैसा बनाया जा सकता है, तो आज आपको यह सच जानना पड़ेगा। क्योंकि आपकी पूरी एसआईपी जर्नी में एक साल ऐसा आता है जो सब कुछ डिसाइड करता है कि आप करोड़ों बनाओगे जो आपने सोचा था या फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और उस साल को पहचानने के लिए पहले तो आपको सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी पड़ेगी जिसपे ये पूरी म्यूचुअल फंड और एसआईपी की इंडस्ट्री टिकी हुई है। आपको बताया जाता है कि एसआईपी करो, हर साल 12-13% से आपका पैसा बढ़ता जाएगा, पर हिस्ट्री तो कुछ और ही कह रही है। 2007 में निफ्टी ने अपना हाई टच किया था और उसके बाद पूरे 6 साल 2013 तक वहीं का वहीं। अब आप उस बंदे का सोचो जिसने ठीक 2007 में 20,000 रुपए से एसआईपी शुरू की और फिर 1 साल 2 साल 5 साल कुछ नहीं मिला, उसने इन्वेस्ट किया 12 लाख और 5 साल बाद उसकी वैल्यू वही 12-12.5 लाख। और ऐसे ही टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, पर जो रुका रहा अगले सिर्फ 4 साल में वही एसआईपी जो 12 लाख की थी वो 2017 तक 55 लाख रुपए पहुंच गई। वही पैसा है, वही एसआईपी है। तो आप ऐसे समझो कि जब मार्केट फ्लैट होती है तब भी कंपाउंडिंग रुकती नहीं है, अंदर ही अंदर यूनिट्स कलेक्ट हो रहे थे, बस आपको दिख नहीं रहा था। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ग्रोथ शुरू होने से पहले ही बंद कर देते हैं। और मजे की बात, जब मार्केट ग्रो होना स्टार्ट होती है ज्यादातर लोग फिर से एसआईपी शुरू कर देते हैं। पर अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि भाई अब तो मार्केट ग्रो कर रही है लेकिन उनका पैसा नहीं बढ़ रहा है, आखिर कब बढ़ेगा? आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि 2024 से जहां से मार्केट रुकी हुई है आपने हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब वो टाइम कब आएगा जब आपका पैसा बढ़ना शुरू हो। पहला साल ठीक ठाक है, मार्केट 5% ग्रो हुई, पर दूसरे साल आपका पैसा घट गया, मतलब आपने आज तक जो पैसा इन्वेस्ट किया आपका पैसा उससे भी कम हो गया। और ऐसे ही टाइम पे लोग बाहर जाते हैं, फिर कुछ साल थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और 5 साल बाद आपने टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और इस साल आपका टोटल प्रॉफिट है 82,000 रुपए और आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 14.5 लाख। भाई अभी भी यहां पे कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है। और फिर आता है एक ऐसा साल, उस साल इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करती है, जैसे आपका 2021 और 2022 में हुई थी, और उस साल आपका पैसा 4.5 लाख रुपए बढ़ता है। अब आपका पैसा आपसे भी ज्यादा कमा रहा है और अभी तक आपने टोटल 14 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसकी टोटल वैल्यू है 21,50,000 रुपए। और उसके बाद आते हैं 11वें साल में, मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुई है, नॉर्मल ग्रोथ हुई है, लेकिन आपका पैसा वो इस साल 3,76,000 रुपए बढ़ा है और आपका अभी तक का टोटल इन्वेस्टमेंट है 24 लाख और टोटल वैल्यू है 41 लाख रुपए। और इसके बाद आते हैं 2040 में, मतलब 17वें साल में मार्केट 13% ग्रो होती है और आपका पैसा 14,40,000 रुपए बढ़ जाता है। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करते हो लगभग उससे 5 गुना, और आपका अभी तक का टोटल इन्वेस्टमेंट है 40 लाख रुपए और टोटल वैल्यू कितनी है 1,25,00,000 से ज्यादा। और हमने यहां पे 12% का एवरेज भी नहीं लिया है, हमने केवल 11% का एवरेज लिया है। पर यह रास्ता सीधा नहीं था, कभी ऊपर कभी नीचे कभी माइनस, मार्केट कभी भी फिक्स रिटर्न नहीं देती है। तो वो एक साल कोई तारीख नहीं है और ना ही वो साल फिक्स है। पर एक बात जो कोई नहीं बताता कि ये रुका हुआ टाइम कब तक खिंच सकता है। 2 साल तो हो गए, अगर 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो आप क्या करोगे? इसकी सच्चाई सुनकर आप इन्वेस्ट करना तक बंद कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 1-2 साल देखे हैं। 1989 में जापान का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट था, सबको लगता था भाई यही फ्यूचर है।
लेकिन वो गिरा और उसके बाद 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 34 साल लग गए उसे वापस अपनी उस ऊंचाई पे लौटने में। यानी जिस बंदे ने 25 साल की उम्र में पैसा लगाना शुरू किया होगा, वो आज 60 का हो गया होगा, तब भी उसका पैसा नहीं बढ़ा। और सिर्फ जापान ही नहीं, चाइना दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। उसका मार्केट भी 2007 में टॉप पे पहुंचा था और आज 18 साल बाद भी वो अभी वापस नहीं लौटा है। साउथ कोरिया का मार्केट भी 10 साल तक एक ही जगह पर अटका रहा। तो भाई सवाल यह है कि क्या इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है? इसका जवाब समझने के लिए पहले आप यह समझो कि वो देश क्यों अटके, क्योंकि जब आप वो वजह समझोगे तभी आप इंडिया से कंपेयर कर पाओगे। जापान में 1980s में रियल एस्टेट और स्टॉक दोनों के प्राइस इतने बढ़ गए कि जापान में प्रॉपर्टी की वैल्यू यूएस के न्यूयॉर्क से भी ज्यादा बढ़ गई। और फिर एक दिन पूरा रियल एस्टेट कोलैप्स। कंपनीज के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी एसेट्स थे, सबकी वैल्यू खत्म हो गई और कंपनीज के ऊपर इतना डेप्ट आ गया कि कंपनीज को 20 साल से ज्यादा उस डेप्ट को उतारने में लग गए। और दूसरी तरफ जापान की घटती हुई पॉपुलेशन, यानी कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है। तो जापान के पास कम से कम 2 ठोस वजह तो थी। पर साउथ कोरिया क्यों रुका हुआ है? पूरी की पूरी साउथ कोरियन इकोनॉमी सिर्फ कुछ ही फैमिलीज के पास है और दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स है। तो भाई जापान में कंपनी के शेयर होल्डर्स खुद ही नहीं चाहते कि उनका शेयर प्राइस बढ़े, इसलिए मार्केट वहीं अटका। और लेकिन चाइना, वहां तो इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ गई है। पर चाइना में कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए काम करती हैं। चाइना में जो भी प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा ताकतवर हुई, जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, वहां की गवर्नमेंट ने उस पर शिकंजा कस दी, क्योंकि वहां का मोटिव सिर्फ शेयर होल्डर्स के पैसे को बढ़ाना नहीं है। तो भाई ऐसे में शेयर के प्राइस कैसे बढ़ेंगे? अब आप इंडिया में देख लो, ना ही हमारे यहां जापान जैसा कोई बबल है और ना ही हमारे यहां जनसंख्या और कंजम्पशन में कोई कमी है और ना ही हमारे देश का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ कुछ ही फैमिलीज के पास है और ना चाइना जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। पर भाई इंडिया में कोई नई प्रॉब्लम आ सकती है और हमारी स्टॉक मार्केट नहीं रुकी रहेगी। इसका क्या प्रूफ है? तो ये 5 पॉइंट देखो, इसके बाद आपके माइंड से हमेशा के लिए डर निकल जाएगा और आपको यह भी आइडिया लगेगा कि ऐसे सिचुएशन में जहां मार्केट ग्रो नहीं कर रही है, आपको किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है जीडीपी। इंडिया की जीडीपी 7.7% से बढ़ रही है और इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो पिछले साल से 21% ज्यादा है। और दूसरी तरफ इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम 100% इंपोर्ट करते थे, वो हम अपने देश में बना भी रहे हैं और उसे एक्सपोर्ट करने पे भी काम हो रहा है। पावर एंड एनर्जी, एआई, ईवी, डेटा सेंटर्स की वजह से पावर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और अब हम रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी में भी 2047 तक 100 गीगावाट तक का टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। डिफेंस, जो इंडिया अपने डिफेंस के लिए पूरी दुनिया पे डिपेंड हुआ करता था, आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 38,000 करोड़ का है। और फार्मा, दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज को इंडिया से मेडिसिन सप्लाई हो रही है। तो ये डेटा इस बात का प्रूफ है कि इंडिया रुकने वाला नहीं है, इसलिए आपको भी रुकने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।